जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार TWR में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा कैलेंडर का चैप्टर चल रहा था और कैलेंडर के हम 13 प्रकार पढ़ चुके हैं। आज हम 14वां टाइप पढ़ने वाले हैं, जो अतिरिक्त दिन और लीप वर्ष पर आधारित प्रश्न है। तो आइए देखते हैं इसका प्रश्न कैसे बनता है। तो सबसे पहले प्रश्न है, शताब्दी वर्ष बताइए। शताब्दी वर्ष बताइए। तो शताब्दी वर्ष कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि कौन सा वर्ष शताब्दी वर्ष होता है? शताब्दी वर्ष जिसका अंतिम दो पद 0 हो और 100 से पूरी तरह से विभाजित हो, वही शताब्दी वर्ष होता है। तो हम छोटा सा नोट आप ऐसे लिख लीजिए साइड में। ऑप्शन है 1700, ऑप्शन 2 है 1901, ऑप्शन 3 है 1902, ऑप्शन 4 है 1904। एक छोटा सा नोट लिखिएगा शताब्दी वर्ष पे। शताब्दी वर्ष जिनका अंतिम दो पद जिनका अंतिम दो पद 0 हो या फिर 100 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो इसमें बताना है शताब्दी वर्ष कौन सा है। अंतिम दो पद 0 हो, अंतिम दो पद 0 हो मतलब यही, ये 100 से पूर्ण रूप से विभाजित भी है और इसका अंतिम पद 0 है, दो पद। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बताना है। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बताना है। विषम दिनों की संख्या बताना है। संख्या बताइए। तो चलिए, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या पूछा है, तो 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, कितने अधिवर्ष होते हैं, पहले उसको देखते हैं। 100 वर्ष में 76 साधारण वर्ष होते हैं और 24 लीप वर्ष होते हैं। तो 76 साधारण वर्ष होते हैं, 24 लीप वर्ष होते हैं। साधारण वर्ष सौ वर्षों में विषम दिनों की संख्या पूछा है, तो सबसे पहले तो अधिवर्ष जो होता है वो 24 होता है और 76 साधारण वर्ष होता है। 76 साधारण वर्ष होते हैं और 24 अधिवर्ष होते हैं। अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष, लीप ईयर। और किसी भी लीप ईयर में अतिरिक्त दिन 2 दिन का होता है और किसी भी साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन 1 दिन का होता है। किसी भी साधारण लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन 2 होता है तो 2 से गुणा करेंगे, और किसी भी साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन 1 दिन होता है तो यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे तो 24 दूनी 48 हो जाएगा। 48 प्लस 76, 48 प्लस 76 तो अपॉन में हो जाएगा 7। मतलब इसको ऐड करके 7 से जब भाग देंगे, 1 मिनट,
यहाँ पर कर देते हैं। 24 दूना 48 प्लस 76/7, तो 24 8 से 14 और 7 और 4 11 1 12, 124/7। जब इसको 124 को 7 से भाग देंगे तो 7 एकन्नम 7 5 12 54 हो गया, 7 से 49, मतलब 5 शेष बच रहा है। तो 5 दिन अतिरिक्त दिन होंगे, 5 विषम दिन होंगे। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होगी। यही आपका आंसर है। आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या पूछा गया है। 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? विषम दिनों की संख्या क्या होगी? दिनों की संख्या क्या होगी? क्या होगी? अभी हमने 100 वर्षों का विषम दिनों की संख्या निकाले हैं। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 हो जाती है। तो 200 वर्षों में क्या होगा? 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 100 में 5 हो जाता है। तो 200 में कितना होगा? जब 2 का 5 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10/7 करेंगे, जब 10 को 7 से भाग देंगे तो 3 बच जाएगा। तो 200 दिनों में विषम दिनों की संख्या 3 होती है। मतलब 200 वर्षों में 3 विषम दिन होंगे। ऐसे ही 300 वर्षों में पूछ ले तो क्या बताएंगे? 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, तो 100 वर्षों में 5 होती है विषम दिनों की संख्या। तो 3 वर्षों में क्या होगा? जब इसका गुणा कराएंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 को जब 7 से भाग देंगे तो शेष 1 आएगा। मतलब 300 दिनों में विषम दिनों की संख्या 1 होगी। ऐसे ही 400 वर्षों में देखते हैं। 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? 400 100 में तो 5 होता है और 4 जब, और एक बात, पहली बात ये है कि 400 जो शताब्दी वर्ष है वो एक लीप ईयर है। लीप ईयर है तो 1 और ऐड हो जाएगा इसमें, +1 कर देंगे, मतलब 4 पंच 20 हो जाएगा, 20 + 1 21 हो जाएगा। बटे 7 करेंगे तो 7 त्रिक 21 0 हो जाएगा। मतलब 400 में विषम दिनों की संख्या नहीं होगी। 400 में विषम दिनों की संख्या नहीं होगी। 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होगी। 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या नहीं होगी। अगर वर्ष लीप ईयर है तो वहां पर +1 हो जाएगा। ऐसे केस में 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होती है, और ऐसे ही 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 होती है। अगर हम कहें कि 700 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी, तो 100 मतलब 5 और 7 जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 7 × 5 = 35 बटे में 7। मतलब 700 वर्षों में भी विषम दिनों की संख्या विषम दिन की संख्या नहीं होगी। तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एक और बताते हैं। पूछा है 1900 में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? अगर पूछा जाए कि 1900 में विषम दिनों की संख्या क्या होगी, जब 1900 को हम तोड़ेंगे तो 1600
प्लस 300 हो जाएगा। 1600 में विषम दिनों की संख्या 0 होगी क्योंकि ये एक लीप वर्ष है, और 300 का जो विषम दिन होगा वो 1 हो जाएगा। यहाँ पर अभी बताया है 300 का विषम दिन हमारा 1 आया है, तो 300 का विषम दिन 1 होगा, मतलब 1900 का विषम दिन, 1900 वर्षों में विषम दिन की संख्या जो होगी वो 1 होगी। अगर इस तरह से प्रश्न पूछता है तो बड़ी आसानी से आप सब सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन अगला है हमारा 1850 से 2050 के मध्य कितने अधिवर्ष होंगे? कितने अधिवर्ष होंगे? अधिवर्ष होंगे। अधिवर्ष होंगे का मतलब, अधिवर्ष का मतलब लीप ईयर। पूछा है कि 1850 से 2050 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न 1850 से 2050 के बीच का जो गैप देखेंगे वो 200 वर्षों का है। 1850 से 2050 तक जाने के लिए हम 2 शताब्दी को क्रॉस करते हैं। पहला शताब्दी 1900 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 2000। अभी हमने 1900 का जो अतिरिक्त दिन निकाला था वो था 1। 1900 का अतिरिक्त दिन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 200 में विषम दिनों की संख्या क्या होती है? पीछे हमने देखा कि 200 में विषम दिनों की संख्या 2 होगी। सॉरी, यहाँ पर 1850 से 2050 तक के बीच का जो गैप होगा वो 200 का होगा। तो पूछा है कि कितने अधिवर्ष होंगे। 100 वर्षों में 24 अधिवर्ष होते हैं, तो 200 वर्षों में कितने अधिवर्ष होंगे? 24 को 2 से जब गुणा करेंगे तो 48 अधिवर्ष होंगे, प्लस एक यहाँ जो 1900 का अतिरिक्त दिन है वो भी यहाँ ऐड हो जाएगा। जब एक ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा। मतलब 1850 से 2050 के मध्य अधिवर्ष 49 अधिवर्ष होंगे। मतलब जो अधिवर्ष की जो संख्या होगी वो 49 होगी। तो इस प्रश्न को आप लोग नोट करिए, फिर इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 400 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी? 400 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी? प्रश्न है 400 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या क्या होगी। 100 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या 24 होती है, तो 400 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या 24 गुणे 4 हो जाएगा और 96 हो जाएगा। 24 का जब 4 से गुणा करेंगे तो 96 हो जाएगा। और ये जो 400 वर्ष है, शताब्दी वर्ष है, ये अपने आप में एक लीप ईयर है।
ये अपने आप में एक लीप ईयर है, तो +1 और हो जाएगा 97 हो जाएगा। 400 वर्षों में लीप ईयर की संख्या 97 होती है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अगला है, साधारण वर्ष में कुल कितने घंटे होते हैं? साधारण वर्ष में कुल कितने घंटे होते हैं? कितने घंटे होते हैं? कुल कितने घंटे होते हैं? साधारण वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, इंटू 24 कर देंगे तो आ जाएगा 24 पंचे 120, 24 छक्का 144, 46 हो जाएगा 2, और 24 या 72, 14, 87, मतलब साधारण वर्ष में 8760 घंटे होते हैं। अगर लीप वर्ष का पूछ ले, लीप ईयर में, तो लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। 366 को जब 24 से गुणा कराएंगे तो 24 छक 44, 24 छक 44, 4 88, 8, फिर 24 या 72, 87, मतलब साधारण वर्ष में टोटल 8760 घंटे होते हैं, और लीप वर्ष में टोटल 8784 घंटे होते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट करिए, फिर इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगला क्वेश्चन है, पहले 5 महीने के लिए, पहले 5 महीनों के लिए, 5 महीनों के लिए, पहले 5 महीनों के लिए विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें अगर वर्णित वर्ष अधिवर्ष हो, अगर वर्णित वर्ष अधिवर्ष हो। प्रश्न में कहा गया है कि पहले 5 महीनों के लिए विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना है अगर दिया हुआ वर्ष जो है वो अधिवर्ष हो, लीप वर्ष हो, लीप ईयर हो, तो क्या होगा? लीप ईयर में पहले 5 महीने का पूछा है, मतलब जनवरी टू मई, तो जनवरी का महीना 31 दिन का होता है और इसमें अतिरिक्त दिन 3 हो जाएगा। फरवरी क्योंकि लीप वर्ष कहा है तो फरवरी का महीना यहाँ 29 का हो जाएगा और यहाँ पे अतिरिक्त दिन 1 हो जाएगा। ऐसे ही मार्च का जो महीना है वो 31 दिन का है, यहाँ पर अतिरिक्त दिन 3 हो जाएगा। अप्रैल का जो महीना है, अप्रैल 30 दिन का होता है, यहाँ पर अतिरिक्त दिन 2 हो जाएगा। और मई का महीना 31 दिन का होता है, यहाँ पर अतिरिक्त दिन 3 हो जाएगा। सबका भाग 7 से कर दो तो 3 3 6 1 7, ये कट गया, 3 2 5, 5 बच रहा है शेष में। अगर शेष में 5 बच रहा है मतलब अतिरिक्त दिन 5 होंगे। पहले 5 महीने के लिए जो अतिरिक्त दिन निकल के आए हैं वो 5 है। ऐसा कब होगा? जब वर्ष अधिवर्ष, मतलब जब लीप ईयर होगा। लीप ईयर के पहले 5 महीने में विषम दिनों की संख्या 5 होती है।
चलिए नोट करिए इसको आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लगातार, अगला क्वेश्चन है लगातार 300 वर्षों में 31वां दिन कितनी बार आएगा? लगातार 300 वर्षों में 31वां दिन कितनी बार आएगा? प्रश्न ने पूछा है कि लगातार 300 वर्षों में 31वां दिन कितनी बार आएगा। तो एक वर्ष में 31वां दिन 7 बार आता है, एक वर्ष में 7 बार आता है, तो 300 वर्षों में कितनी बार आएगा? 300 वर्षों में 7 गुणे जब 300 करेंगे तो 2100 हो जाएगा। लगातार 300 वर्षों में 31वां दिन 2100 बार आएगा। आप लोग इसको नोट करिए, फिर इरेज करते हैं, हम अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। चलिए टाइप 15 है हमारा, 15। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप हमारा 15वां टाइप है, टाइप 15। 15वां टाइप है हमारा शताब्दी वर्ष के प्रथम व अंतिम दिन पर आधारित प्रश्न। प्रथम व अंतिम दिन पर आधारित प्रश्न है, सप्ताह का कौन सा दिन, प्रश्न है हमारा सप्ताह का कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन था। सप्ताह का कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन था? चलिए प्रश्न पूछा है कि सप्ताह का कौन सा दिन 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन था। 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन था। प्रश्न पूछा है कि कौन सा दिन 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन था। इस तरह के प्रश्न को ऑप्शन हो जाएगा आपका सोमवार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंगलवार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शनिवार, और ऑप्शन नंबर डी है शुक्रवार। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हमने कैलेंडर की पहली क्लास में बताया था कि प्रथम दिन और अंतिम दिन को कैसे ज्ञात किया जाता है।
प्रथम दिन और अंतिम दिन, शताब्दी के प्रथम दिन और अंतिम दिन को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दो छोटे छोटे कोड बताए थे, उसको देख लेते हैं। शताब्दी का प्रथम व अंतिम दिन। प्रथम दिन निकालने के लिए कोड बताया था 1246 और अंतिम दिन निकालने के लिए कोड बताए थे 5310। प्रथम दिन और अंतिम दिन। प्रथम दिन का मतलब एक का, ये दिनों का कोड है। 1246 और 5310 दिनों का कोड है। प्रथम दिन हो जाएगा पहले सोमवार। प्रथम दिन पे, शताब्दी के प्रथम दिन पे कौन कौन से दिन पड़ते हैं उसको देख लेते हैं। पहला हो जाएगा सोमवार, दूसरा हो जाएगा हमारा मंगलवार और चौथा हो जाएगा गुरुवार और छठा हो जाएगा शनिवार। ऐसे ही इसमें देख लेते हैं अंतिम दिन में। अंतिम दिन में कौन कौन से दिन पड़ते हैं। सबसे पहले शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार। फिर तीसरे दिन पे हमारा बुधवार पड़ता है, बुधवार हो जाएगा। फिर पहले दिन पे सोमवार पड़ता है और रविवार का जो कोड माना गया वो 0 या 7 है, तो 0 का जो कोड होगा वो रविवार हो जाएगा। सॉरी, रविवार। तो प्रश्न में क्या पूछा है कि सप्ताह का कौन सा दिन शताब्दी का, 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन होगा। अंतिम दिन पूछा है तो मंगल, देखिए सोमवार जो होता है, सोमवार उपवाद है। सोमवार आपका उपवाद है, क्योंकि ये प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों जगह आता है, इसलिए सोमवार तो यहाँ नहीं होगा क्योंकि शुक्रवार भी दिया हुआ है। सोमवार नहीं हो सकता है। मंगलवार अंतिम दिन में कहीं दिख रहा है नहीं, तो मंगलवार भी नहीं हो सकता है, शनिवार भी नहीं। शुक्रवार हो जाएगा। मतलब शताब्दी का कौन सा, 20वीं शताब्दी का सप्ताह का कौन सा दिन 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन होगा, तो शुक्रवार होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल अगली क्लास में, नई क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।